डॉक्टर सूरज हे नांदेडच्या आंबेडकर नगरामध्ये त्यांचा जन्म झाला आणि तिथलाच त्यांचा रहिवास आहे. परंतु ते आता अमेरिकेमधील हार्वर्ड विद्यापीठामध्ये संशोधन करत आहेत. सूरजचे कॉलेजपर्यंतचं शिक्षण एक नांदेडमध्ये झालं. त्यानंतर पुढचं जे शिक्षण आहे त्यांचं मुंबईमध्ये त्यांनी घेतलं आणि त्यांना शिष्यवृत्ती मिळाल्यानंतर ते युरोप, आफ्रिका आणि उत्तर अमेरिका या खंडामध्ये शिक्षण घेऊन सध्या ते हार्वर्ड्स आणि ऑक्सफर्ड विद्यापीठामध्ये संशोधन करत आहेत. जात, वर्णभेद, वंश हा सूरजच्या अभ्यासाचा विषय आहे. आफ्रिकन विद्यापीठातून PhD मिळवणारा तो पहिला दलित स्कॉलर आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग विद्यापीठातून त्यानं PhD मिळवली. सध्या तो ऑक्सफर्ड विद्यापीठात दुसऱ्या PhDवर काम करत आहे. दलित, ब्लॅक, रोमा, बुराकू आणि जगातील स्थलांतरित यांना एकत्रित आणण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे. तसेच भारतातील जात वास्तव, स्वतः मिळालेले जातीचे चटके, दलितांची सद्यस्थिती आणि जाती अंताच्या चळवळीच्या समोरचं आव्हान याचा उपापोह सूरज त्याच्या कास्ट मॅटर या बेस्ट सेलर पुस्तकातून केलेला आहे. कास्ट मॅटरचा अनुवाद 3 भाषेमध्ये झालेला आहे आणि 4 अनुवाद येणाऱ्या वर्षात होत आहेत. अशा या जागतिक कित्तेच्या आपल्या सूरजला ऐकण्याकरता आपण इथे त्याला विहारामध्ये ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या दीक्षाभूमीमध्ये धम्मपरिवर्तन करून जागतिक इतिहास घडवला अशा या अलौकिक ठिकाणी त्याने बुद्धाचा धम्मसुद्धा एक अकॅडमिक असल्यामुळे एक आदर्श बौद्ध समाजाची संकल्पना काय होती बाबासाहेबांची आणि काय अपेक्षा होती आणि आजच्या स्थितीमध्ये आपण कुठे आहोत यावर ते आम्हाला आजच्या या अभ्यासातून ते आपल्याला मार्गदर्शन करतील. मैं रमाई बौद्ध विहार के सभी उपासक और उपासिका इनको सबको मेरा आज का जिस कार्यक्रम के आए हैं इसके लिए उनका सबका धन्यवाद देता हूँ. और आप सबको आज जो मुझे अमन भाई ने जब बोला कि आपको जाना है तो मुझे पता नहीं था मैं क्या बोलूँ विहार में जाकर, पर फिर एक जिम्मेदारी भी है क्योंकि विहार एक विहार बन गया है. विहार की जो कल्पना थी, विहारों की जो कल्पना थी, ये बौद्ध संस्कृति से एक 2 चीज़ों की इसमें विहारों की कल्पना से बनाई गई थी. जैसा हम नालंदा और तक्षशिला के बारे में जानते हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उस विश्वविद्यालयों को विहार कहा जाता था. यानी जहाँ पर हमारी बौद्धिक संस्कृति का जो विलास है वो आगे बढ़ता जाए और उसके ऊपर हमारी जो चर्चाएं होती रहें, नए ज्ञान संपन्न हो और वाद विवाद करके नई जानकारियाँ हमको मिलती रहें. ये एक विहार का एक मकसद था. और विहार यानी विहार करना. तो जब वर्षा होती थी या अन्य जो होते थे तो जो बंधन थे उनके लिए भी एक तरीके का विहार का एक संगठन बना था. और प्रमुख जो हम ओदंतपुरी के बारे में जानते हैं, नालंदा विहार के बारे में जानते हैं, तक्षशिला के बारे में जानते हैं. और ऐसे मुझे लग रहा है जब हम बौद्ध संस्कृति का इतिहास पढ़ने के लिए जाएंगे तो हमको और इस चीज़ के बारे में, नए नए विहारों के बारे में जानकारी होगी. तो जब मैं आ रहा था मैंने तो सोचा नहीं था कि इतने लोग यहाँ पर होंगे. तो इसके लिए आप सबका धन्यवाद. यहाँ के रमाई बौद्ध विहार के जो भी लीडरशिप में रहे हुए हमारे जो साथी हैं उनको भी धन्यवाद. और हमारे पिताजी के साथी घोड़ेसवार साहब भी यहाँ पर है, जो नांदेड़ में थे, प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे, मूवमेंट के साथ काफ़ी अभी भी मूवमेंट के साथ हैं. और उनको भी देखकर काफ़ी खुशी हुई. देखिए, कुछ चीज़ों के बारे में हमको समझना होगा आंदोलन को हमको समझने के लिए. बाबा साहब का जो धम्म, जहाँ तक मैं जानता हूँ, बाबा साहब ने बुद्ध के धम्म से जो जानकारी ली, अभी बहुत से नए नए संशोधन हो रहे हैं कि क्या हुआ था कि डिमाइस ऑफ बुद्धिज़्म यानी बुद्धिज़्म का खत्मा कैसे हुआ. बाबा साहब अपनी किताब में बताते हैं
कि जो रेवोल्यूशन के क्रांति के साथ प्रतिक्रांति हुई थी और प्रतिक्रांति का जो आउटपुट था, वो प्रतिक्रांति का आउटपुट ब्राह्मण धर्म को, जो वैदिक धर्म की शास्त्रों से आया था, उसका जो वर्चस्व था वो बरकरार करना था। बुद्ध ने उसको सबसे बड़ी चुनौती दी थी और उनके धम्म का जो प्रसार हुआ था वो बहुत बड़ा इनके खिलाफ एजेंडा, प्रोपोगेंडा बन गया था। दूसरा एक कारण था कि बौद्ध धम्म के साथ और परंपराएं जुड़ती गई। हम जानते हैं, बाबा साहब भी ये सवाल उठाते हैं, बाबा साहब अपनी बुद्ध और उनका धम्म में उनकी जो प्रस्तावना है उसमें 4 प्रश्न उपस्थित करते हैं। जो 4 आर्य मार्ग बताए हैं वो 4 आर्य मार्ग हमारे लिए सच में सही है क्या? उसके बाद जो संघ है, संघ के बारे में बाबा साहब प्रश्न पूछते हैं। और जहाँ जहाँ बौद्ध संस्कृति के बारे में विचार हो रहा है, चर्चाएं हो रही हैं, तो एक संशोधन में ऐसा दिखता है, एक इटालियन आदमी की किताब है, जियोवानी शायद नाम है उसका, वो बताता है कि किस तरह से पहले ब्राह्मणवाद की हावी किस तरह से हुए। तो वो बताते हैं कि वज्रयान के मार्ग से हुए, फिर वज्रयान के मार्ग से जिस तरह से एसिमुलेट किया गया और वज्रयान के मार्ग के बाद फिर उसके अनेक स्टेप्स होते गई। वो स्टेप्स होते 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 जो ब्राह्मण धर्म का जो उद्देश्य था कि हिंदू करना, जब वो हिंदू यहाँ के जनता को किया, उस समय ब्राह्मणवाद का विजय हुआ और बौद्ध धर्म का जो है यहाँ पर बहुत बड़ा जो उनको डिफीट मिली। ये एक श्रृंखला बताई जाती है अनेक मार्गों से, अनेक संस्कृति से धम्म के बारे में की जानकारी का। तो अभी हमको सोचना है कि जब बाबा साहब हमको धम्म देते हैं तब ये चीज़ों के बारे में वो ऑलरेडी जानते हैं कि जो धम्म है, धम्म केवल हमारी मन के अंदर के विकारों को दूर करने की केवल बात नहीं है, उसकी भी वो बात है, पर धम्म हमारे लिए आंदोलन है, हमारे पुरखों का किया हुआ आंदोलन है। और बाबा साहब हमको, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हमको हमारे इतिहास से हमको मिटा दिया। जब हम इतिहास में कुछ पढ़ते हैं तो हम अपने आप को तो देख नहीं पाते हैं, और यदि गलती से देख लिया तो वहाँ उसको मारा जाता है, उसको दुष्ट कहा जाता है, उसको पापी कहा जाता है, उसको असुर और दानव कहा जाता है। असुर आप जानते होंगे झारखंड की एक जनजाति है, दानव भी उसी कम्युनिटी की जो SC/ST के कैटेगरी में आने वाले लोग हैं। इसके लिए जहाँ जहाँ भी हमारा अस्तित्व था, उस अस्तित्व को जो अगर वो मिटा ना पाए तो उन्होंने उसको पापी बना दिया, उसको दुष्ट कहला दिया, उसको अपने अपने तरीके से वो बताते गए कि अगर मैं मिटा नहीं सकूंगा तो इनको इतनी गंदी गाली देकर इनको बताएंगे कि अपने आप को ये स्वीकार ना कर सके। उसी का कारण ये हुआ कि हमारे मन के अंदर जो न्यूनगंड, मराठी में जो शब्द है इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया। तो हम खुलेआम अपने आप को समाज के अंदर चयन नहीं कर पाए। हमेशा से जॉब पर गए, नौकरी पर गए, दफ्तर में गए, अनेक जगह गए, तो कहीं ना कहीं डर के दब के रहते रहे। हालांकि हमारी संस्कृति इतनी विशाल है, इतनी मजबूत है, इतनी महान है, वो जानकारी ना होने के कारण हमको बताया गया कि तुम इस लायक हो, हमारे दिमाग में वो बताया गया, तो हम इसका विरोध कर नहीं पाए। और वो विरोध कर नहीं पाते थे तो जो मन की क्रांति है, जो प्राथमिक क्रांति की जाती है, वो क्रांति भगवान बुद्ध ने समाज में लाके की, कि उनके अंदर की जो भी उनकी कठिनाइयां थी धम्म के मार्ग पर चलने वाली, उनकी उन्होंने जो रास्ते हैं खुले कर दिए। उसके वजह से अभी हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जब भगवान बुद्ध की तरफ देखते हैं तो उनको केवल धार्मिक गुरु केवल इससे नहीं देखते हैं, वो उनको अपना एक पूर्वज, मेरे समाज का एक पूर्वज है जो शाक्य कुल से जन्मा है। और अगर यहाँ के अछूतों का इतिहास देखा जाए तो बाबा साहब बताते कि ये मार्शल कौम है, लड़ाकू कौम है, लड़ने वाली कौम है। और लड़ने वाले कौम वो होते हैं जिनके अपने अपने राज्य होते हैं, जो जो राज्य करते हैं वो लड़ने वाली कौम होती है। तो जब बाबा साहब हमको कहते हैं कि ये मार्शल रेस थे, हुवेर तो शूद्राज में अगर पढ़े होंगे और हुवेर द महार्स में भी बाबा साहब ने लिखा था कि कौन लोग थे,
वैसे देखा जाए तो चमारों का इतिहास वही है, मातंगों का इतिहास कभी अधिक प्रमाण पर वही है। तो ये जो मार्शल रेस है, लड़ने वाली जो कौम है, लड़ने वाली कौम वही लड़ती है जिसको अपना राज्य बचाना होता है। ऐसे ही उठ के लड़ने के लिए कोई जाता नहीं है। लड़ने वाली जो कौम होती है उसको अपना राज्य प्रस्थापित, अपना राज्य बचाना होता है। तो जब बाबा साहब इन्फ्रेंस देते हैं, इसका मतलब बताते हैं कि जिसको अछूत बनाया गया था वो यहाँ के राजा महाराजाओं की कौम है, बाबा साहब वहां बताते हैं, और उसका आत्मविश्वास हमको मिलता है। अब जब वो बता रहे, बाबा साहब बताते कि भैया फिर ये अछूत बने कैसे? इतने राजा महाराजा हैं, तकरीबन 7 से 8 जो महाजनपदें थी सम्राट अशोक के काल में, अनेक अनेक उनकी किंगडम थी। उसमें का एक था अश्मक। अश्मक यानी आज का नांदेड़ और वो उधर का इलाका, जो एक बहुत बौद्ध प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। नागों का जो यहाँ वास्तव था, जो नागों ने यहाँ चलाया वो धम्म के आसार को लेकर, जिसको आज भी हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध को जब नागों का बताया जाता है, नाग उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी यहाँ के नाग वंश के लोग धम्म को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस तरह से उसका एक जो पढ़ाई की लोगों ने उसमें बताया। अब जब बाबा साहब देख रहे हैं कि भैया ये लोग अछूत कैसे बने, इतने राजा महाराजा थे, इनकी इतनी बड़ी बड़ी जो विरासतें थी, तो उसमें बताते हैं कि ये लोगों ने धम्म का स्वीकार किया। अब जब धम्म का स्वीकार किया तो आदमी विवेकवादी बनता है, विज्ञानवादी बनता है, पाखंड परंपराओं से दूर भागता है, अपनी तरीके से अपने तर्क को जाग कर वो अपने अपने जीवन का चयन करता है। पर जब पुत्र पुष्यमित्र शुंग की जब प्रतिक्रांति से शुरू हुई और कत्लेआम, धम्म को खत्म करने के पीछे कत्लेआम किए गए थे। बहुत ही जो यहाँ की जो ब्राह्मणी संस्कृति है, इनके हाथ हर पीढ़ी से खून से भरे हुए हैं। पर जब धम्म को खत्म करने की बात आई थी तो इन्होंने ही कत्लेआम करना शुरू कर दिया था, और वो नरसंहार था। और फिर भी हमारे लोग जो है हमारी विरासत को छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि बुद्ध तो 1-2,500 साल के हैं इतिहास में है। उसके पहले भी हमारी संस्कृति थी। वो संस्कृति हमको मोहनजोदारो हड़प्पा की संस्कृति में मिलती है। उसके पहले की संस्कृति देखा तो मेलुहा संस्कृति में मिलती है। और गुस्ताव ओपेरेट नाम के जर्मन के एक भाषा के ज्ञानकार 19वीं शताब्दी में वो शब्दों का जो है अभ्यास करते हैं, शब्द का किस तरह से उपयोग है। तो जब वो देखते हैं तो माला, माला यानी मल्ल, मल्ल यानी एक मल्ल राजा होते थे उत्तर भारत में। मल्ल राजा, मल्ल ऐसे यानी मलिक, मलिक मल्ल। ये भाषा में अगर आप साउथ में जाते होगे तो वो महार होते हैं, वो मांग होते हैं, नीचे जाओगे तो होलया होते हैं। वो भाषा का जो प्रमाण है वो बदलता गया है तो वो एक ही लोग है। तो जब इसका जब हम अभ्यास करते हैं तो हमको लगता है, हमको दिखता है कि हमारी एक संस्कृति रह चुकी है। इसके लिए आज के युग में जब बाबा साहब कहते हैं कि हमारे 2 कारण थे अछूत होने के, सबसे पहला ये था कि जब लड़ाइयाँ होती थी अनेक कस्बों की, तो जब लड़ाइयाँ होती थी तो एक कौम को हरा दिया जाता था। अब जो हार गए हैं उनके पास पर्याय 2 है, या तो सरेंडर करो या तो मौत के घाट उतारो। पर उसमें ये हारी हुई जो कौम थी, ये हारी हुई कौम का एक क्वालिटी ऐसी थी कि ये कभी भी फिर अगर हारे हुए हैं तो कभी भी विरोध कर सकते हैं। तो उन्होंने उनको एसिमुलेट और अकोमोडेट करने के लिए उन्होंने उनको एक दुय्यम दर्जे की नौकरियां देना शुरू किया। एक तरह एक ज़माने के राजा महाराजा होते थे, जब वो हारते थे तो जो उन पे जीता है, जो हावी हुआ है, उनके अंदर वो काम करते थे। और ऐसे करते करते गांव के बाहर ही रहो, गांव के अंदर मत आओ। गांव के बाहर वाला जो भी काम है वो आप काम करते रहो, उसके के लिए आपको जो है हम प्रोटेक्शन देंगे, आपको जो काम करना है वो करके देंगे। उसका एक तरीके से जो डिफीटेड ट्राइब्स थे, जो डिफीटेड जमातियाँ थी, जातियाँ आज बनी हैं, जातियों के पहले जमातियों में लोग रहते थे, ज्याला आपण कुळ म्हणतो, या कुळामध्ये लोक राहायची। आपल्या आपल्या आजही कुळाने लोक राहतात। शादियां भी आज बहुत से समाजों में जो होती है कुल को देखकर हुई जाती है, की जाती है। इसके लिए जब हम इस विषय को समझने की प्रयास करते हैं तो बाबा साहब दूसरा कारण देते हैं कि ये लोग जो है, ये लोग गाय का मांस खाते थे।
गाय और भैंस और बैल का मांस खाते थे। ये तो उनके पुरखों का एक डाइट था, वो खाते थे। गाय खाने का सबसे अच्छा उदाहरण वैदिक संस्कृति में मिलता है। जो यज्ञ करते थे, हवन करते थे, तो उसमें कुर्बानियां दी जाती थी। कुर्बानियां देना यानी क्या करना? कुर्बानी करके खा लेना। और ब्राह्मणों को गाय का और घोड़े का मांस बहुत पसंद था, और उसके वजह से ये जो खाने वाली संस्कृति थी ये पूरी प्रचलित थी। जो भी यहाँ का जो नेटिव जानवर है जो यहाँ पे अवेलेबल है वो खा के जीने वाले लोग थे। पर जब बुद्धिज्म का प्रभाव हुआ तो बुद्धिज्म के प्रभाव से कुछ लोगों ने खाना छोड़ दिया, पर बुद्धिज्म में खाने पे मनाही नहीं थी। पर अब ये प्रभाव जब होता गया, इसका सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ वो यहाँ के शूद्र आज के मानने वाले जातियों को हुआ। क्योंकि अगर आप गांव में, अगर आप किसान हो या आप धनगर हो, तो आपकी जो उपजीविका है वो जानवरों पे आधारित है। जानवर आपको दूध देता है, दूध से मलाई देता है, मलाई से आपको अनेक प्रोटीन देता है, और वही जानवर खेत में जाके हल चलाता है। इसके लिए जानवरों को भगवान का रूप देकर उनकी पूजे जाती है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में बैलों का आपको जो है चित्र मिलता है। बहुत कमर्शियल था। पर जब ब्राह्मणों ने मारना शुरू किया, वो बेचारे उससे परेशान थे। पर जब बुद्ध आए तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, ये तो हमारे भले की बात कह रहे हैं, तो उसका एक फायदा हो गया। तो ऐसा करते करते लोगों के जो पर्सनल बेनिफिट भी आते गए और लोगों ने उसको स्वीकार किया। पर जब भगवान बुद्ध के धम्म के इस विचारों को जब समाज में लोगों को जो एक्सेप्टेंस हुई, बहुत लोगों को लगता है कि भगवान बुद्ध ने ये बोला, वो बोला, अनेक चीजें बोली है, पर प्रैक्टिकल रीजन भी थी, इकोनॉमिक आर्थिक कारण भी उसके पीछे था, आध्यात्मिक कारण भी तो था ही था। तो ब्राह्मणों ने उसको, अब धम्म बढ़ रहा है, धम्म को कम कैसा किया जाए, इसके लिए ब्राह्मणों ने क्या बोला, मनाही नहीं की, बल्कि गाय को पवित्र भगवान बना दिया। आप पवित्र भगवान बना दिया, मतलब धम्म का मार्ग क्या है? मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग। उसी प्रकार की अति लेफ्ट और राइट में नहीं है। पर उन्होंने वो करने के लिए जो गाय थी उसको भगवान बना दिया, और जो गाय का मांस खाते थे जब उनकी सत्ता आई, उनको क्रिमिनल बना दिया। अब देखो 1700 साल पहले का इतिहास देखो और आज का इतिहास देखो, उसकी जो श्रृंखला है वो तो चलती आ रही है। और इसके वजह से जो गाय का मांस खाने वाली जो जातियां थी, उनको उन्होंने बोला कि यह तुच्छ है, तुच्छ वर्णीय है, और इनको अनटचेबल बना दिया। और धम्म का भी एक कारण था, जो बहुत से भिक्खु बने थे, भिक्खुओं को जो काम करने लगे थे धम्म के कार्य में, उनसे भी उनको दूर ले गया था। तो इसका एक कारण हमको दिखता है कि अछूतों की जो इतिहास है, जो संस्कृति है, वो राजा महाराजाओं की संस्कृति है। ये केवल इतिहास के जो तुष्टीकरण हुआ, इतिहास में जो गंदगी फैलाई, उसके वजह से उसका एक प्रोपोगंडा तैयार हुआ, और उसका नतीजा ये हुआ कि अगर आप भी जानते हो कि अगर मैं एक झूठ आपको 100 बार बोलूं तो 101 बार दूसरे की बोलने की जरूरत नहीं, आप उस 100 झूठ को 101 बार आप ही बोल दोगे। तो अछूत की जो कल्पना है, ये इतनी झूठी कल्पना है, पर ये इतने बार बोली गई है कि जो सुनने वाला है उसने 101वीं बार बिना किसी बोले वो बोल दिया है। तो उसका इलाज करने के लिए बाबा साहब हमको हमारे पुरखों के पास ले जाते हैं, पुरखों के इतिहास के पे ले जाते हैं, और उस इतिहास से हमको आदर्श मिलता है, हमको चेतना मिलती है। आज अम्बेडकराइट मूवमेंट के सामने ये जो नया बाबा साहब ने हमको एक जिसको कह सकते हैं आदर्श दिया, एक स्फूर्ति देने वाला, कॉन्फिडेंस देने वाला एक धम्म दिया, अब उसको लेकर आज के नए बौद्ध बने हुए समाज में बहुत सी कंफ्यूजन है, बहुत से चीजों के बारे में क्लैरिटी नहीं है, और उसके वजह से 25% नागपुर की जनसंख्या होने के बावजूद भी तुम्हारे अपने पार्टी का कोई चुन के यहां पर नहीं आ सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
और जो अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट मूवमेंट है, यहाँ पर मैं तुम्हारी आयु देख रहा हूँ, ये आयु रिटायरमेंट की आयु है। रिटायरमेंट की आयु वाले लोग आंदोलन पे बोझा हो सकते हैं, है नहीं। वो सकते कैसे हैं कि अगर आप ये सुनने के लिए आए हैं, आपके बच्चे किधर है? ये जो जनरेशन गैप तैयार हो गया है, इसके वजह से आपके बच्चों को हाईजैक करने वाली जो प्रणाली है, जो आइडियोलॉजी है, जो सिस्टम है, वो ऑलरेडी तैयार है। और वो जब हाईजैक हो जाएंगे तो फिर उनको उस चक्रव्यूह से बाहर निकालने के लिए बड़ी तकलीफ होने वाली है। इसके लिए हमको ये आंदोलन नव युवकों का आंदोलन किस तरह से बनाया जा सकता है, इसके ऊपर सोचना चाहिए। अभी चूंकि घोड़ेश्वर साहब जानते हैं मैं बचपन से मूवमेंट में रह चुका हूं, तो मुझे मूवमेंट का एक्सपोजर था, मूवमेंट के बारे में जानकारी थी। तो इसके लिए मैं कोई भी विचार हो, वो अगर प्रूफ अपने पास हो तो उसको अपन डंकी की चोट पे बोलते हैं, क्योंकि मूवमेंट से मेरे को एक आदर्श मिला है, एक आत्मसम्मान मिला है, एक कॉन्फिडेंस मिला है, स्वाभिमान मिला है। वो अगर आप आने वाली जनरेशन में देना चाहते हो तो उनको मूवमेंट में लाना बहुत जरूरी है। अगर वो आंदोलन से नहीं जुड़ेंगे तो वो अपने समाज के भी नहीं रहेंगे और ना अपने माँ बाप के रहेंगे, क्योंकि एक व्यवस्था है। यह कैपिटलिज्म जो हमारे सामने आया है, यह कैपिटलिज्म हमारे परिवारों को तोड़ने का एक बहुत बड़ा यंत्र है। एक जमाने में घर के अंदर माँ बाप सब रहते थे, आज फैमिली स्ट्रक्चर बदल गया है। आज एटोमाइज लाइफ है। मतलब कैसा कि घर में 5 लोग हैं तो पांचों के पास फोन है, मेरे पास तो 2 फोन है। तो अगर घर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हम हमारे जो दिमाग है हम इसमें लगाए हुए हैं। इसके लिए बहुजन आंदोलन के बारे में अगर हमको सोचना होगा तो युवकों के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत ध्यान देके समझना हो। अब मैं आपको बताता हूँ एक उदाहरण। एक हमारे साथी है जो नागपुर से हैं और वो काफ़ी सिंसियर कार्यकर्ता है। उनके सारे बच्चियां अमेरिका में हैं, वहाँ पर वो सेटल है, अच्छी नौकरियाँ करते हैं, बहुत अच्छा घर है और बहुत अच्छी लाइफ है। और ये यहाँ पर है, ये साल में कुछ महीनों के लिए जाके वापस आते हैं और उन्होंने अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाया लिखाया। और थोड़ा बहुत क्योंकि आदमी आंदोलन में था तो आंदोलन का जो छांव थी इनके ऊपर भी गिरी, इन पौधों पे गिरी, अब वो भी उस तरह से बढ़ गए। पर आंदोलन कैसा चलाया जाए इसके बारे में वो शायद बताने में असफल रहे। अब हर माँ बाप की कोशिश तो होती है कि बच्चों का कुछ भला हो, बच्चों का कुछ अच्छा हो, उसके बाद वो कुछ अपने जीवन में करे। हमने जो भुगता है हमारे बच्चे ना भुगते, हमको जो कठिनाइयाँ थी हमारे बच्चों को ना हुई। ये हर माँ बाप की एक करुणा होती है बच्चों के प्रति, उसके लिए वो बेचारे उसमें काम करते हैं। पर अब इनकी जो अड़चन है, इनकी अड़चन ऐसी है कि ये कुछ आंदोलन की भूमिका लेते हैं। तो हालांकि मैं भी अमेरिका में रहता हूं और उनका पूरा बच्चों परिवार उधर ही रहता है, पर वो मुझसे विनती करते हैं कि आप इसके बारे में क्यों नहीं कुछ करते। तो मैं कहता हूं क्यों ना आप अपने बच्चों को भेज के देखो, वो भी उधर है। तो कहते हैं आप छोड़ दो, इसके बारे में नहीं करेंगे। एक औरत मुझे मिली जो चमार जाति से थी और वो आंदोलन के प्रति काफ़ी वो पूरा हिंदू बल्कि पैदा हुई, पर अब उसको धर्म के बारे में जब ज्ञान मिला तो चले गई। अब उसका बच्चा भी है, अच्छे नौकरी में है, मेडिसिन ये इसमें राज्य में रहता है और बड़ा इंजीनियर है। अब वो चाहती थी बेचारी कि सर आप प्लीज़ मेरे बच्चे को बात करके देखो, वो बहुत अच्छी नौकरी है, अगर वो समाज में थोड़ा आ जाए तो उसके भी दिल को सुकून हो। तो मैंने बोला माता जी, बच्चा आपका, आपके संस्कार, इसकी जिम्मेदारी मैं क्यों लूँ, मेरे पीछे बहुत काम है। नहीं आप एक बार बात करके देख लो, कुछ अगर उसके दिल में कुछ हो जाए। तो मैंने उससे मना कर दिया। मैंने कहा मैं इंडिविजुअली किसी को बात नहीं करूँगा। अगर आपकी वहाँ असफलता है तो इससे बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसके लिए हमने आंदोलन जीवन चलाया, परिवार बच्चों के लिए चलाया, अगर हम चाहते हैं कि वो भी अच्छे से जिए तो उनके अच्छे जीने का जरिया ये सिस्टम में होता है,
ये कल्चर में होता है, ये समाज में होता है, इंडिविजुअली नहीं होता है। इंडिविजुअली जो होता है, इंडिविजुअली आप सोने के लिए जाते हैं, बाकी चीजें समाज में रहते हैं, सिस्टम में रहते हैं, इस जो व्यवस्था में रहने का आपको है। तो अगर वो व्यवस्था आपके बच्चों को सपोर्ट करने वाली रही तो वो भी उस तरह से अच्छा रह सकते हैं। पर अगर ये व्यवस्था आपके बच्चों को मारने वाली रही तो चाहे आप कितनी कोशिश कर ले, बच्चों को कितनी जिम्मेदारी से बड़ा करने की कोशिश किए, पर अगर वह व्यवस्था उसके विरुद्ध है तो वो उसके विरुद्ध जाने वाली है, चाहे आप कितनी भी प्रोटेक्शन कर लें। बच्चे कुछ सालों के बाद उड़ने वाले पंछी बन जाते, अपने साथ नहीं रहते। तो ये जो जिम्मेदारी है, एटलीस्ट मेरी अपेक्षा है कि जो यंग जो बन रहे हैं, माँ बाप बन रहे हैं, जो यंग कपल है, वो अपने बच्चों में उस तरह का आंदोलन उनमें दे। जरूरी नहीं है कि आंदोलन करने मतलब रास्ते पर आना या ये करना, अपने फील्ड में समाज के हित को देखना यानी आंदोलन होता है। अगर मैं शिक्षक हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको अच्छा शिक्षा दूं, उसके साथ साथ उनके अंदर आत्मविश्वास भरूं, उसके अंदर उनको सम्मान की उनकी बात कहूं। अगर मैं कोई प्रोफेसर हूं, कोई मीडिया वाला हूं या कोई और प्रोफेशन में हूं, मैं कोशिश करना चाहिए कि मेरे समाज के हकों का जो प्रोटेक्शन है वो कैसा कर सकूं और समाज के हित में काम कर सकूं। वही आंदोलन होता है। अगर ये हम समाज में दे नहीं पाए तो बहुत बड़ा गैप तैयार होने वाला है, यानी हम लोग चले जाएंगे और फिर बाकी की जो पीढ़ी है उनको पता नहीं कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। इसके लिए मैं तुम्हारे लोगों के अंदर की जो मानसिक गुलामी है उसको दूर करने के लिए आया हूं, क्योंकि आज भी हम मानसिक रूप से खुद को बौद्ध बनाओ बोल देते हैं, खुद को जो भी कुछ बोल देते हैं। ये तुम्हारी आइडेंटिटी तुम खुद के अंदर की खामियां छुपाने के लिए कभी कभी वापरते हो। बौद्ध होना मतलब क्या, इसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं। अभी मैं किताब पढ़ रहा था ये कि एक अंबेडकर बुद्धिस्ट चर्चा में फर्क क्या है, बहुत अच्छा इसमें बताया गया है कि अंबेडकरी क्या है, बौद्ध ओळख क्या है। ये बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन हमको यहां पर ज्ञान में दिया गया है। पर धम्म का जो एजेंडा है वो एजेंडा क्या है, बाबा साहब का जो एजेंडा है धम्म का देने का, उसका एजेंडा क्या है, जब तक ये क्लैरिटी हम पे नहीं आती। मैंने बहुत से नौकरी वाले जो हमारे लोग हैं वो मानसिक रूप से इतने गुलाब है, इतने छोटे लेवल का सोचते हैं, उनके बाजू में गया तो मुझे कभी कभी गुलामी की बदबू आती है। और ऐसे लोग खुद की आइडेंटिटी को, खुद की पहचान को लेकर कुछ स्वाभिमान नहीं ले सकते और वो समाज के जाकर हितों की बात कैसे कर सकते। तो ऐसे मेंटली इंफीरियर लोगों से जो है बहुत सा त्रस्त हो जाता हूं कि इनका करे तो करें क्या, ये अपनी तरीके से जीना चाहते हैं। और बहुत से समय हमारे समाज में जो है क्लैरिटी नहीं है। बुद्धिस्ट होना मतलब क्या, अम्बेडकराइट होना मतलब क्या। हमारे समाज में हमने खुद को बुद्धिस्ट बोल दिया और नॉन बुद्धिस्ट को दूर कर दिया। अगर यही आंदोलन है तो ये आंदोलन तुमको छोटे कस्बों में लेकर तुमको कम करने वाला है। अगर हम अगले वाले व्यक्ति से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो बुद्धिस्ट क्यों नहीं है, अभी आपको उदाहरण देता हूं। हमारे यहां कुछ लोग अच्छे ध्यान करने वाले लोग हैं, धम्म के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, पर उनके जो आचार है वो एक आदर्शवादी कभी कभी लगते नहीं है। क्योंकि अगर तुम बुद्ध का नाम ले रहे हो, धम्म का नाम ले रहे हो, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले रहे हो, उनके आंदोलन का नाम ले रहे हो, उनकी नैतिकता के बारे में बोल रहे हो, तो उतनी नैतिकता तो आप में भी चाहिए। पर बोलने के लिए आप मेरे जैसे आएंगे, स्टेज पर बोलेंगे, पर आचार व्यवहार में उनका जो है वो दिखता नहीं है। और वो दिखता नहीं है तो लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है कि करे तो करे क्या इस व्यवस्था को लेकर। बहुत से समय मैंने अनुभव किया है कि लोग अपनी पहचान जो है, सही पहचान छुपाने के लिए खुद को बुद्धिस्ट बहना करना करते हैं। मैं तो बुद्धिस्ट हूं, तेरे इतिहास क्या है बता, मैं तो बुद्धिस्ट हूं। तेरे आंदोलन के लिए क्या उपयोग है, मैं तो बुद्धिस्ट हूं। ये जो एक तरफा पहचान हमने बनाए के लिए, इसके वजह से जो शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आइसोलेट हो चुके हैं। हमारे इसमें जो है समाज को लेकर बहुत से कंफ्यूजन है। समाज कंफ्यूजन लेकर क्या है, सबसे पहली बात कि बाबा साहब ने हमको जिम्मेवारी दी है कि भारत को बौद्धमय बनाना है। बहुत अच्छी जिम्मेदारी है। पर भारत में बौद्धमय बनाने के लिए हमको पहले प्रबुद्ध भारत बनना होगा। प्रबुद्ध यानी जो विचारों से प्रबुद्ध हो, जो आचरण से प्रबुद्ध हो। वो विचार हमारे समाज में कब आएगा,
वो अनुभव के दायरे से आएगा। खैर हमारी फर्स्ट और सेकंड जनरेशन अभी बुद्धिस्ट है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन का क्या होगा हमको पता नहीं। तो उसके विचारों के लिए, वो संस्कृति को बरकरार करने के लिए हमारे पास प्रोग्राम क्या है, हमारे पास नए नए एजेंडे क्या है, अगर जब तक ये तैयार नहीं होंगे तो हम एक आइसोलेटेड कम्युनिटी करके इस समाज में रहेंगे। ये अच्छा हो रहा है कि धम्म का प्रसार हो रहा है, पर अब उसमें भी कौन से धम्म वाले भाई? तुम अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट हो, या तुम वो जापानी वाले बुद्धिस्ट हो जो न्यमयोरेंगे कहते रहते वो बुद्धिस्ट हो, या आप तिबेटी वज्रयान बुद्धिस्ट हो, या आप अनेक तरह के बुद्धिस्ट हो, जो वैरायटी है। तो जब तक हम ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करके लेते हैं, और आपको ये भी जानना होगा कि बुद्धिज्म की जो इतिहास में जो करप्शन हुआ गया है, वो करप्शन के हम कभी ना कभी शिकार हो सकते हैं। बाबा साहब ने जब धम्म के बारे में इसका अध्ययन किया, जब बाबा साहब की किताब भी आई थी, तब लोगों ने बाबा साहब को बोला कि ये बुद्धा एंड इस धम्मा नहीं है, ये अम्बेडकर एंड इस धम्मा है। महाबोधि सोसाइटी ने उनके ऊपर बड़ा हमला किया था कि ये इस तरह से। और बाबा साहब को जो जानते थे, वो जानते थे कि मेरे समाज को पूरक ऐसा धम्म मुझे देना चाहिए जो क्रांतिकारी भी हो और तुमको तुम्हारे मानसिक और तुम्हारे बाकी के विचारों से मुक्ति दिलाने वाला हो। उसको लेकर हम इस काम को लेकर बढ़ रहे हैं। अब देखो, आगे अगर हमको कुछ इस समाज में काम करना है तो मुझे लगता है दो चीजों पे हमको ध्यान देना होगा। दो चीजें क्या है? सबसे पहला ये कि शील आधारित समाज हम कैसा तैयार कर सके। जो 5 शीलों का जो बहुत अच्छा, सबसे जो है, अगर 5 शील आदमी पालन करता है तो वो दुनिया का राजा है। उनको बाकी चीजों की कोई डरने की जरूरत नहीं। अगर 5 शीलों का अगर हम सच में आचरण करते हैं तो कोशिश तो करनी चाहिए कि 5 शीलों का आचरण कर सके। पर हमारे साथ ऐसा हो गया है कि हमने हमारे ऊपर किए हुए ब्राह्मणवादी विचारों के जो आक्रमण थे, उनको हमने कहीं ना कहीं धम्म के रूप में लाने की कोशिश की है। तो विष्णु साईं बाबा चला गया, उसके बदले भगवान बुद्ध आ गया, उसके बदले बाबा साहब अम्बेडकर गए। अब गरीब अशिक्षित लोगों का ये जो है, ये हम मान्य कर सकते हैं, हम स्वीकार कर सकते हैं कि उनके विचार उनके स्तर पर करेंगे। पर पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी क्या होती है? पढ़े लिखे लोगों के बारे में बाबा साहब ने काफ़ी बहुत बड़ा उनका जो है जो नाराज़गी व्यक्त की थी आगरा के भाषण में, और उसको ही बार बार कांचीराम साहब ने बताया लोगों को कि किस तरह से वो भी नाराज़ थे। अब 21वीं शताब्दी में ये हो गया है कि हमारे बच्चों को हम आगे कैसे बढ़ाया जा सके। ये इतना अच्छा वास्तु बन गया है, ये वास्तु के अंदर बहुत से काम हो सकते, मुझे लग रहा है ये हम यहाँ से कर सकते। पर हमारा पॉलिटिकल मिशन क्या है, इसके ऊपर भी हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं कुछ शहरों में अभी देख रहा हूँ, पंजाब से मैं पिछले महीने था, पिछले, और पंजाब में हमारे वहाँ के जो साथी हैं, वो जिस तरह से वो चमार समाज से है, वो अम्बेडकराइट है, पर उनका जो धर्म है वो अलग धर्म है, वो आद्य धर्मी है, वो रविदासिया धर्मी है, वो अपना अपना धर्म को लेकर काम चलने वाले लोग हैं। अगर उनको जाकर आप बुद्ध के बारे में बोलोगे तो वो मनाही करेंगे, बोलेंगे आप किसी और को ले आ रहे हैं, हमको इसकी जरूरत नहीं है, हमको एक अपने भगवान की, हमको हमारे परमात्मा की जरूरत है। आंदोलन करने के लिए वो चीज़ों को हमको एडजस्ट करना पड़ता है, वो चीज़ें हमको समझनी पड़ती है। और तभी जब तक तुम्हारा संबंध नहीं बनेगा, तब तक तुम्हारे अंदर की जो कॉन्ट्राडिक्शंस है उस पर चर्चा नहीं होगी। अब चर्चा नहीं होगी तो हल नहीं निकलेगा। हमको सबसे पहले जो हमारे विचारों से विभिन्न है, उनसे एटलीस्ट बात करने लायक तो दोस्ती बनानी चाहिए। तो पहला एजेंडा हमारे पास ये होना चाहिए कि जो बात कर सके, जो इसमें अगर हमसे जो अलग विचार रखता है, क्यों ना उनसे स्वभाव के रूप में बात कर सके। और ये एक हमारे समाज को बहुत ही गंदी आदत है, हमारे विचारों से कुछ गलत बोल दिया तो उसको सीधा दुश्मन का सगा कह देते हैं।